Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we are going to complete our last chapter. We are going to discuss its question answer. We already covered its whole chapter into four parts, and in this time we are going to complete its question answer, of course. So, chapter number 12, continents. North and South America and Europe. So, without any delay, let's begin. So, here is your first question. Your first question asks you, how was America named? Means अमेरिका का नाम कैसे पड़ा? Okay, so let us read the answer. The continent was named America after the Italian employer, I think explorer आएगा, correct it, make it EX है ना, explorer Amerigo Vespucci. आई डोंट नो हाउ इट कम एम बट इट एक्सप्लोरर आएगा यहाँ पर, इट्स ए करेक्शन. सो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, उनका नाम था अमेरिगो वेस्पुची एंड उनके नाम पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट का नाम पड़ा. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सेकंड क्वेश्चन. देर आर मोर वोल्केनो इन साउथ अमेरिका देन नॉर्थ अमेरिका. मेक अ लिस्ट ऑफ वोल्केनो ऑन बोथ द कॉन्टिनेंट विद द हेल्प ऑफ एटलास. फ्रेंड्स, यू नो इट वेरी वेल कि साउथ अमेरिका को हम लोग कॉन्टिनेंट ऑफ वोल्केनोस भी कहते हैं, क्योंकि इधर बहुत सारे वोल्केनोस हैं. एंड नॉर्थ अमेरिका में भी नो डाउट देर आर सर्टेन वोल्केनोस, बट साउथ अमेरिका के वोल्केनोस नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादा है, और हमको उन वोल्केनोस के नाम बताने हैं, डेट्स इट. ओके, इतना हमसे पूछा गया है तो हम लोग इतना ही आंसर लिखेंगे. नाउ द आंसर इज पोपोकैटेपेटल. थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अजीब लगेगा, पोपोकैटेपेटल. ओके, और ओरिजाबा आर वोल्केनिक माउंटेन्स इन मेक्सिको ऑफ नॉर्थ अमेरिका. सो पोपोकैटेपेटल एंड ओरिजाबा, ये दोनों कहाँ के वोल्केनो हुए? ये हुए नॉर्थ अमेरिका के. ओके, नाउ नंबर 2. देर आर मेनी वोल्केनोस इन द एंडेस माउंटेन रेंजेस. एकोनकागुआ इज मेन वोल्केनो ऑफ इट. सो अब हम लोग साउथ अमेरिका में आ गए एंड बहुत सारे वोल्केनोस हैं, लेकिन एंडेस माउंटेन रेंजेस में जो एकोनकागुआ जो मतलब वोल्केनो है वो सबसे मेन वोल्केनो है. आप लोग बोलोगे सर ये नाम कैसे हैं? वेल, उन लोगों ने रखे तो मैंने तो रखे नहीं है. एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं. लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 3. बिसाइड दिस देर आर चिम्बोराजो. ओके, आई डोंट नो आप लोगों को क्या लग रहा होगा अजीब. चिम्बोराजो एंड कोटोपक्सी वोल्केनोस इन इक्वाडोर. सो आपको इक्वाडोर में भी चिम्बोराजो और कोटोपक्सी मिलेगा. ओके, सो नाम याद रखना, पोपोकैटेपेटल, ओरिजाबा, एकोनकागुआ, चिम्बोराजो एंड कोटोपक्सी. सो आगे बढ़ते हैं. सो हियर वी आर कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3. मेक अ लिस्ट ऑफ वाटरफॉल ऑफ साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में बहुत सारे वाटरफॉल हैं एंड वी आर सपोज टू डिस्कवर इट. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू रीड द आंसर एंड योर आंसर आर. मैं पहले अपना इमेज को थोड़ा सेटल कर लूँ. यस, पहले हम लोग बात करेंगे वाटरफॉल ऑफ साउथ अमेरिका एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड द नॉर्थ अमेरिका. ओके, सो देर आर ओनली 4 वाटरफॉल. देर आर सो मेनी बट these are the major ones. Okay, number 1, waterfalls of South America. Angel Fall, the tallest waterfall of the world, height 990 meter. Okay, so अगर आपको पूछा जाए दुनिया का सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल कौन सा है, वाटरफॉल यानी ऊपर से पहाड़ आता है, माउंटेन से यूजुअली पानी फ्लो करता है और सडनली जमीन पे गिरता है, तो उसको वाटरफॉल कहते हैं. आई थिंक बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा, फर्स्ट पार्ट में बाहुबली वाटरफॉल पे ऊपर चढ़ने का ट्राई करता है एंड डेट इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, विच इज अ चैलेंजिंग टास्क. इन रियलिटी डोंट ट्राई इट. सो 990 मीटर इसकी हाइट है. ठीक है. नंबर 2, इग्वाजू फॉल. ओके, एंजल फॉल, इग्वाजू फॉल एंड इसके बाद आएगा गुजारा फॉल, गौजारा फॉल. ओके, सो मे बी कैसे प्रोनाउंस कर देंगे आई डोंट नो. एंड गुआइस फॉल. सो ये गुआइस फॉल, ये 4 फॉल आपको याद रखने हैं साउथ अमेरिका के. नाउ वाटरफॉल ऑफ नॉर्थ अमेरिका. सो नॉर्थ अमेरिका की वाटरफॉल हम लोग देख लेते हैं. नाइग्रा.
नायग्रा वाटरफॉल बहुत फेमस है। ये यूएस एंड कनाडा के बॉर्डर पे है एंड बहुत सारे टूरिस्ट इसको देखने आते भी हैं। सॉनसोने, ओके सॉनसोने। नंबर 3 कॉलोनियल क्रिक, क्रिक ही इसको पढ़ेंगे। बीवर सेफ, सेफ तो जो खाना बनाते हुए हैं, पर आई डोंट नो इसका नाम बीवर सेफ क्यों रखा है। एनी हाउ, नंबर 5 सल्फाइड क्रिक, ओके सल्फाइड क्रिक। योसेमाइट, वर्जीनिया, सनॉन, पिसिंग मेर एंड अल्फ्रेड क्रिक। सो these are the names of the waterfall. I know कि थोड़े नाम अटपटे से हैं, बट क्या करें, पढ़ना ही पड़ता है। ओके ओके ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। अगेन दे आर द शॉर्ट वंस, sorry for that. Now number 4, where are the 5 great lakes situated? मेक अ लिस्ट ऑफ देम। तो आपको 5 ग्रेट लेक्स के बारे में बताना है एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देम। आपको तो 5 के नाम भी बताने हैं। यू नो इट वेरी वेल कि नॉर्थ अमेरिका में ना 5 बड़े बड़े लेक्स हैं। ओके, सो लेट अस गो थ्रू देम। द 5 ग्रेट लेक आर सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। द नेम ऑफ दोज लेक्स आर एज अंडर। ओके, तो 5 जो ग्रेट लेक हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में हैं एंड उनके नाम है नंबर 1 सुपीरियर, नंबर 2 मिचिगन, नंबर 3 ह्यूरॉन, नंबर 4 एरी एंड नंबर 5 ओंटारियो। ठीक है, 1 सेकेंड में रीड कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी याद हो जाए। सुपीरियर, मिचिगन, ह्यूरन, एरी एंड ओंटारियो। ठीक है, सो दीज आर द 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नंबर 5। In which continent is Alaska situated? Which type of animals are found here? तो पहली बात आपको ये पूछी गई है कि अलास्का आपको कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेगा। ओके, सो यू हैव टू वेरीफाई कि ये कहाँ पर है। विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर, यहाँ पे आपको कैसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो आपको पहले तो अलास्का को आइडेंटिफाई भी करना है एंड देन आपको अलास्का में कौन से एनिमल्स हैं वो भी बताना है। सो लेट अस बिगिन विद द आंसर एंड पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अलास्का इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सो नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा अलास्का। द एनिमल्स लाइक रेंडियर, सील, वॉलरस, वुल्फ एंड वाइट पोलर बियर एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। तो आपको ये सब एनिमल्स देखने को मिलेंगे, रेंडियर, सील, वॉलरस, वुल्फ, वाइट पोलर बियर और बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है, दीज आर द मेजर वंस। नाउ यहाँ पर आपको पूछा गया है मेक अ लिस्ट ऑफ द मेन सिटीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। देखो, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत सारी सिटीज़ हैं। साउथ एंड यूरोप, ओ हो आई मेड अ ब्लंडर। जो साउथ अमेरिका है थिंक इट एज अ यूरोप। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों किया, बट एनी हाउ यहाँ पे साउथ अमेरिका की जगह आपको लिखना होगा यूरोप। ओके, सो पहले हम लोग बात करते हैं मेन सिटीज़ ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। सो जैसे इंडिया के अंदर नहीं, जयपुर है, हो गया, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली, मुंबई। ठीक है, आईपीएल की 8 टीम ले लो, हर कोई ना कोई सिटी से कनेक्टेड है। हैदराबाद, चेन्नई। ठीक है, वैसे ही देर आर cities of the North America and then the Europe. Okay, I had made a mistake. I don't know how I put South America over there, but ठीक है, let us see. Toronto, number 2 Montreal, number 3 Winnipeg, number 4 Hamilton. ठीक है, ये ज़्यादातर ये जो सिटीज़ हैं ये आपको मिलेंगे कनाडा में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका पे आ जाते हैं। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, कुछ लोग इसको चिकागो भी बोलते हैं, बट आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। मैक्सिको, बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को। एक मैक्सिको को स्किप कर दें, बाकी जो 5 सिटीज़ हैं वो आपको यूएसए में मिल जाएंगे एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी सिटीज़ हैं बट हम लोग 10 ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। नाउ करेक्शन, मेन सिटीज़ ऑफ यूरोप, नॉट साउथ अमेरिका। नाउ
लंदन, मैनचेस्टर, ये दोनों इंग्लैंड में। पेरिस ऑफकोर्स फ्रांस का कैपिटल है। लिस्बन इट्स द सिटी ऑफ पुर्तगाल एंड मे बी नॉट श्योर, आई एम मे बी द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। जिनीवा स्विट्जरलैंड में। रोम कैपिटल ऑफ इटली। बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी। मॉस्को कैपिटल ऑफ रसिया। हैम्बर्ग आई डोंट नो ये कहाँ पर है। कोपेनहेगन मे बी इट इज़ इन डेनमार्क, मे बी नॉट सो, एक्सेट्रा. So these are the names of the North America and these are the cities of the North America and these are the cities of the Europe, not South America. Okay. Now this is the main question. Rest of them are kids, but this is the main answer. So here you have to answer. Write the short note about the Amazon forest of the South America. आपको यहाँ पर Amazon forest के बारे में थोड़ी सी बात करनी है. Okay, so let's begin. Amazon forest are evergreen forest. Evergreen forest मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं. Since you know it very well कि Amazon है ना, जैसे मान लो ये पूरा अर्थ है, ये मेरा पिक्चर दिख रहा है, और अर्थ के बीच में से जो लाइन जाती है ना उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, है ना. तो इक्वेटर जहाँ से पास होता है वहाँ पर ही बिल्कुल आपको एंड में Amazon फॉरेस्ट मिलेगा साउथ अमेरिका में. तो एवरग्रीन इक्वेटर पे होने से मतलब क्या बेनिफिट मिलता है, जस्ट ए मिनट. ओके, सॉरी फॉर डैट. नाउ इक्वेटर के ऊपर होने से क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है. प्रेसिपिटेशन मतलब सनलाइट भी बहुत गिरती है और भाप बन के भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है. ड्यू टू द रेनफॉल यहाँ पर पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे ये आपको देखने को मिलेंगे. एक्चुअली पेड़ सूखते कब है, जब उनको पानी नहीं मिलता है तब. ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं. हियर इन सम रीजन्स ऑफ फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट सनलाइट कैन नॉट रीच द सरफेस ऑफ द लैंड. यहाँ पे कुछ जगह तो जंगल इतने घने हैं कि सनलाइट जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है. ओके, इट्स नॉट अ जोक बट इट्स अ रियल थिंग. अमेजोन फॉरेस्ट सच में इतने घने हैं कि सनलाइट भी तड़पती है नीचे पहुँचने के लिए. ना आगे बढ़ते हैं. नंबर 3, हियर ट्रीज आर जाइंट साइज एंड थिक ट्रंक. सो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो छोटे बड़े नहीं होते, बहुत बहुत बड़े होते हैं. That's why they have used the word giant size. एंड उनका जो टहना होता है, जो मेन ट्रंक होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है. ओके, आई थिंक इतना बड़ा बहुत बड़ा होता है. एंड वन कांट इमेजिन, ये बहुत हैवी ट्रीज होते हैं. नाउ नंबर 4, द वुड्स ऑफ द ट्री आर हार्ड एंड हैवी. एंड जो ये जो ट्रीज के जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही हार्ड होती है, मजबूत होती है और बहुत ही भारी भरकम होती है. नाउ नंबर 5, द ट्रीज विच गिव वुड यूज्ड इन बिल्डिंग लाइक अ शीशम, एबनस, महागोनी, रोजवुड एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. तो आपको मतलब जो आप फर्नीचर में जो बहुत सारी लकड़ियाँ यूज़ करते हो, जैसे कि शीशम हो गया, एबनस हो गया, महागोनी हो गया, रोजवुड हो गया, ये सारी ट्रियों के जो लकड़ियाँ होती हैं ये आपको मिलेगी अमेजोन फॉरेस्ट से. ओके, नो पॉइंट नंबर 6, इन सम रीजन फॉरेस्ट आर रिमूव्ड फॉर प्लांटेशन ऑफ कॉफ़ी, कोको. इसको कोको ही पढ़ेंगे, ठीक है. कोको ऐसे पढ़ने में आता है बट इसका प्रोनाउंसिएशन कोको ही है. कोको, सिंकोना, कोकोनट, बनाना, पाइनएप्पल एक्सेट्रा आर कल्टिवेटेड. यहाँ पे जो जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं कई बार वो जंगलों को काट दिया करते हैं ताकि वो लोग कॉफ़ी, कोको, सिंकोना, कोकोनट, बनाना, इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्रो कर पाए. ठीक है. सो पॉइंट नंबर 7, स्पेशल टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर. यहाँ पे आज जब भी साइंटिस्ट जाते हैं ना, इनको कोई ना कोई नया एनिमल देखने को मिल ही जाता है जो उन्होंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं होता है. ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल एनिमल्स देखने को नहीं मिलते थे, बहुत ही स्पेशल टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं. ओके, इनमें से सबसे डेंजरस अभी एक आने वाला है, जस्ट वेट. नंबर 8, द नंबर्स ऑफ द क्रीपिंग एनिमल्स विच कैन क्लाइंब द ट्री आर फाउंड हियर. यूजुअली आपको वो एनिमल ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो क्रीपिंग टाइप नेचर्स के, जो यूजुअली पेड़ों पे चढ़ते उतरते ज़्यादा है. समथिंग लाइक मंकी ऑफ कोर्स,
जो ज़्यादा मतलब एक्टिव रहता है, बट आपको ऐसे ही एनिमल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इधर जंगल घने एंड बहुत सारी ट्रीज है, तो आपको ऐसे ही एनिमल्स देखने को मिलेंगे। नंबर 9, एनाकोंडा, अ लार्ज पाइथन इज फाउंड इन द लार्ज फॉरेस्ट ऑफ एमेजोन। मैंने कहा था ना एक डेंजरस एनिमल आने वाला है, वेल ही इज नन अदर देन एनाकोंडा ओनली। आई थिंक आप में से कितने लोगों ने हॉलीवुड की मूवी एनाकोंडा देखी है? दे आर वेरी बिग। एंड ये जो होते हैं ना, ये ऐसे हम लोग इंसान कैसे खाते हैं, हम लोग चबा चबा के खाते हैं। खाना लिया, मुंह में डाला और अच्छे से चबाते हैं उसको, मतलब एकदम फाइन कर देते हैं और फिर हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। बट एनाकोंडा ऐसा नहीं करता है। एनाकोंडा क्या करता है, वो अपने शिकार को पहले एकदम से जकड़ता है, उस पर कुंडली बनाता है और उसको मतलब पूरा, आप मान लो आपको किसी ने पकड़ लिया और बहुत पकड़ के दबा दिया, इवन वो किसी गोट को अगर दबोचता है ना तो उसकी हड्डियाँ टूटने तक की आवाज़ आती है। एंड फिर अपने शिकार को मारने के बाद वो उसको पूरा निगल लेता है, खाता नहीं है। जैसे हम लोग नहीं कुछ कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे पानी डायरेक्टली गटक लेते हैं, वैसे ही वो अपने शिकार को गटक लेता है एंड उसके अंदर का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो पूरे धीरे 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 उसके जो प्रे है उसको अच्छे से गला देता है। ओके, नाउ नंबर 10, वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेल्थ हैज़ बीन फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। नेचुरल चीज़ें बहुत सारी मिलती है ज़मीन के नीचे खुदाई करने पर। आपको आयरन मिल सकता है, आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल सकते हैं। वेल टॉकिंग अबाउट अमेजोन फॉरेस्ट, यहाँ पे ना जो सिल्वर बहुत मिलता है। एंड अभी जो अपने मोबाइल फ़ोन में जो लिथियम बैटरी है उसका मेन इंग्रेडिएंट्स भी वहाँ पर ही ज़्यादा मिलता है। सो अगेन नेचुरल वेल्थ भी बहुत ज़्यादा है उनके पास। ओके, सो दिस इज़ द अमेजोन फॉरेस्ट। पॉइंट नंबर 1 एवरग्रीन फॉरेस्ट है। नंबर 2 सनलाइट ज़मीन तक भी नहीं पहुंचती है। नंबर 3 ट्रीज के साइज बहुत बड़े। नंबर 4 ट्रीज के जो वुड्स हैं बहुत हैवी और थिक है। नंबर 5 आपको बहुत सारे ट्रीज मिलेंगे जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, महागोनी, रोजवुड, शीशम। नंबर 6 आप कॉफ़ी, कोको, सिंकोना, कोकोनट, बनाना और पाइनएप्पल लोग वहाँ पे आसपास के उगाते हैं जंगल काट के। नंबर 7 स्पेशल एनिमल्स मिलते हैं। नंबर 8 यहाँ पे आपको क्लाइंबिंग टाइप्स के क्रीपर्स टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। नंबर 9 ये एनाकोंडा यहाँ का सबसे बड़ा एनिमल है जो यहाँ पे आपको पाया जाता है। एंड नंबर 10 यहाँ पे आपको बहुत सारी नेचुरल वेल्थ भी मिलेगी। सो हियर वी आर ऑन द फाइनल last two question answers of this chapter, number 8 and number 9. Okay, now write the names of place near the equator which receive snowfall. ठीक है, तो आपको मतलब इक्वेटर के पास के कुछ जगहों के नाम बताने हैं जहाँ पर स्नोफॉल होती है। वेल ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इक्वेटर के पास स्नोफॉल हो जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बट टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स की हाइट बड़ी होती है। इफ़ यू गो 1 किलोमीटर अप 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। 2000 मीटर की हाइट पे जाओ 14 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 4 किलोमीटर जाओ तो आई थिंक 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ऐसा करके ना क्या होता है कि ऊपर बहुत ठंड हो जाती है और वहाँ पे फिर रेनफॉल नहीं होती, सीधी स्नोफॉल होती है। Okay, now the Andes Mountains of South America, where there is a snowfall near the equator, high regions of equator and northern part of Peru, Colombia, etc. तो आपको कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेरू और कोलंबिया जो इक्वेटर के पास में है वहाँ पे आपको ऊपर हाई माउंटेन्स पे स्नोफॉल देखने को मिलेगी। ओके, सो दीज आर द नेम्स यू आर सपोज टू रिमेंबर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, वाई इज यूरोपियन कॉन्टिनेंट नॉट डिफरेंट लाइक द अदर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वो दुनिया के बाकी कॉन्टिनेंट से अलग नहीं है, तो ऐसा हम लोग क्यों कहेंगे? वेल हियर इज योर आंसर। यूरोपियन कॉन्टिनेंट इज नॉट डिफरेंट लाइक द अदर कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज द नेचुरल डिविजन ऑफ यूरोप लाइक रिवर, लेक, क्लाइमेट, लैंड एंड एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री एक्सेट्रा आर द सेम ऑफ द अदर कॉन्टिनेंट्स। जैसे बाकी कॉन्टिनेंटों में होता है ना, वहाँ पर आपको नदियाँ देखने को मिलेगी, आपको लेक्स देखने को मिलेंगे, यू कैन एबल टू सी
क्लाइमेट ऑल्सो, इवन क्लाइमेट वाइज भी सब कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। लैंड, वहाँ पे लोग ज़मीन पे खेती करते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं, मिनरल्स मिलते हैं ज़मीन पे, बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप है। सो इट इज़ नॉट लाइक द अदर कॉन्टिनेंट्स, ये भी लगभग सेम है। So friends, finally we are successful in completing our chapter, and I'm very happy that I am completed our syllabus. Now अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेन क्वेश्चन आता है। हम क्या करेंगे? अभी हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। इन योर सिलेबस बुक आपको बहुत सारे फिलअप्स, MCQ, ट्रू और फॉल्स, मैचिंग बाकी है, तो हम लोग पहले वो डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स पहले हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे करेंगे, एंड देन हम लोग मैप वर्क भी करेंगे। इफ़ पॉसिबल तो हम लोग फर्स्ट टर्म के भी MCQ, फिलअप्स और उसका भी मैप वर्क फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पहले मैं ऑब्जेक्टिव फिनिश करूँगा, एंड एट लास्ट आई एम गोइंग टू कंडक्ट द मैप ऑल्सो। नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं आपके ग्रुप में एक साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे के सारे चैप्टर्स के PDF एक साथ रख दूँ। ओके, सो यू स्टूडेंट दोज हु हैवंट कंप्लीट द CW, प्लीज़ कंप्लीट इट एनी हाउ। Okay, schools are going to be open at any sort of time from 1st February. School, so standard 9th and 11th were also opening. Right now we are having 9th, 10th, 11th and 12th. ये चार खुल गए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली 6, 7, 8 अब उनका नेक्स्ट टारगेट होगा कि इन लोगों को शायद ओपन किया जाए। मे बी 10 days और मे बी 14 डेट्स के आसपास आपके शायद स्कूल खुल जाएँ। कंफर्म नहीं है, बट इट इज़ समथिंग अ गट फीलिंग फ्रॉम मी। सो students of standard 7th, best wishes, and very soon we are going to face each other in our school. So bye everyone.